धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अभी हम आयुर्वेद के विषय में गव्य के बारे में या तो फिर दुग्ध के बारे में कल बात कर रहे थे। इसमें बहुत सारे विषय है, लेकिन केंद्रभूत गव्य का विषय है और उसका क्या महत्व है और किस तरह से हम एक चिकित्सा की दृष्टि से उसको देखेंगे, आहार और औषध के रूप में कैसे उसको प्रयुक्त करेंगे। तो ये हमने कुछ बातें कल रखी, कुछ बातों का कल विश्लेषण किया। आज हम आगे देखेंगे। तो आयुर्वेद की जैसे हमने कल बात की कि कुछ विशेषता है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक तो ये पंच महाभूत से बने पदार्थ और पंच महाभूत से बने पदार्थ का क्या गुण है, कैसे कार्य करता है, कार्य पद्धति कैसे है, वो एक जानना बहुत जरूरी है। एक तो उसका कंपाउंड है, वो पदार्थ कैसे बना है, उसमें क्या है, क्या तत्व का प्राबल्य है, क्या तत्व कम है, क्या अधिक है, ये विचारणा है। वो कल हमने की थी। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उसी को आयुर्वेद ने त्रिदोष में या त्रितत्व में माना गया है, बांटा गया है। आयुर्वेद ने बांटा है तीन तत्वों में। उसी तरह से वो औषध या तो फिर आहार द्रव्य किस तरह से कार्य करता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वो किस तरह से कार्य करता है। तो ये भी हमको विचार करना पड़ेगा कि ये किस तरह से कार्य करता है या तो कर सकता है। तो ये हम आज देखेंगे कि कोई भी औषध बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो हमको गव्य में या तो इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि क्या किस तरह से उसका कार्य पद्धति है। तो सबसे पहले जैसे हम देखेंगे कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसका पहले रस बनता है। रस में से रक्त, रक्त में उसे आपको पता है मांस, उसके बाद मेद, उसके बाद मज्जा, मज्जा के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मतलब वीर्य इत्यादि, अस्थि उसके बाद मज्जा, मज्जा के बाद वीर्य इत्यादि, शुक्र इसको कहते हैं। तो सुश्रुत मुनि ने भी यही बताया है कि रसात् रक्तः ततो मांसम, मांसात् मेदः प्रजायते, मेदात् अस्ति ततो मज्जा, मज्जातः शुक्र संभवः। मतलब ये सातों क्रमशः बनते रहते हैं। तो बीच में के काल में ऐसा प्रश्न आया था कि गाय का एनिमल जो वस्तुएं है, मतलब एनिमल से जो आती हुई वस्तुएं, वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें इसमें चर्चा का विषय था, जो नेचुरोपैथी से या और पथी से या विदेशों से आया था। तो एक बात यहाँ ध्यान में रखें, आयुर्वेद इसके ऊपर बहुत कुछ गहरा विचार करता है। तो दुग्ध के बारे में जो विचार किया है वो ऐसा है कि जैसे ही गाय के मेटाबॉलिज्म में जो दुग्ध बनने की प्रक्रिया है, उसका सूक्ष्म वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है, दिखाई देता है। दर्शनों ने भी इसकी चर्चा की है। तो जैसे कि हम उसको खिलाते हैं तो शाम को दूध बन जाता है उसका। तो रस का ही एक भाग दूध है, उसके बाद उसका रक्त इत्यादि बनता है। तो रस की एक धातु उपधातु आप कह सकते हैं, तो वो है स्तन्य यानी कि दुग्ध। तो वो रस से ही बनता है, इसके लिए रक्त रक्त की उसको यात्रा नहीं करनी पड़ती है। मांस इत्यादि में क्या होता है कि 7-7 दिन के कंटिन्यू एक दिन के स्तर पर वो बनते जाते कंटिन्यू। जैसे रस से रक्त 7 दिन में, रक्त से मांस 7 दिन में, 7 दिन के बाद बाद में मांस से आगे की यात्रा के जो भी धातुएँ हैं, वो बनती जाती है। ऐसे करके शुक्र 49 दिन पे बनता है, क्योंकि 7-7, 7-7 का आप लेंगे तो रसाद रक्त ततो मांस, मांसात मेदो प्रजायते, मेदात अस्थि, अस्थितः मज्जा, मज्जा के बाद फिर आता है शुक्र। तो उस तरह से 7-7 दिन में ये बनते जाता है। गाय को हम जब खिलाते हैं तो उसी का रस बन के उसकी उपधातु क्षीर के रूप में प्राप्त होती है। इसके लिए सद्य बलकारक क्षीर को बताया है। दूसरी बात ये भी जान लेनी है कि वो सद्य शुक्र करमपयः, ऐसा आयुर्वेद में बताया है कि जैसे कि हम कोई भी पदार्थ खाते हैं
तो उसमें क्या होता है, पहले रस होता है, जैसे कि उसमें हुआ, ऐसे ही हमारे में होता है। रस से फिर रक्त होता है, रक्त से इसको धात्वग्नि कहते हैं। आयुर्वेद का कभी अध्ययन करेंगे, तो ये अग्नियों को बारे में जानेंगे, क्योंकि अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि और मतलब और जगह पर हम देखते हैं, धर्मशास्त्र में बताया कि गो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। आयुर्वेद में ऐसा बताया कि अग्नि रक्षति रक्षितः, अपनी जठराग्नि की, अपनी अग्नियों की जो रक्षा करता है, उसकी अग्नि रक्षा करती है, ऐसा आयुर्वेद का सूत्र है। तो ये हमने देखा कि अग्नि की रक्षा करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आयुर्वेद में कुछ पदार्थ ऐसे बताए हैं जो तुरंत शक्तिप्रद है, तुरंत शक्तिदान, उसमें गाय का दूध मुख्य है। सद्य शक्ति करम्पयः, ऐसा बताया है कि सद्य शक्ति करम्पयः, सद्य प्रज्ञा हरा तुंडी, मतलब कि जो तुंडिनी नामक एक जो सब्जी है, वो तुंडी प्रज्ञा हरा है, अर्थात वो प्रज्ञा को तुरंत हरने वाली है। और गाय का जो दूध है, वो सद्य शक्तिकर है, तुरंत ही शक्ति देता है। तो वो रस और कोई पदार्थ हम देखेंगे, तो उससे पहले रस बनता है, फिर रक्त से मांस, फिर मज्जा, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र, और गाय के दूध से सीधा शुक्र निर्माण होता है। तो प्रजा स्थापन के लिए उत्तम गाय का दूध बताया है। और जहाँ-जहाँ प्रजा की बात आई है, प्रजा स्थापन की बात आई है, वहाँ-वहाँ पर गाय के दूध को याद किया है। जैसे कि आप रघुवंश नामक महाकाव्य हम पढ़ेंगे, जो कालिदास ने रचा है। बचपन में मैं शुरुआत संस्कृत की जब मैंने, तो यही काव्य से मैंने की थी गुरुजी के घर पर। तो स्थितस्थिताया चलितः प्रयाता, ऐसा करके जो द्वितीय सर्ग में जो बात आती है कि वो कैसे दिलीप राजा, जो राम के 5वीं पीढ़ी के पूर्वज थे, दिलीप, अज, रघु, दशरथ और राम, इस तरह से राम की 5 पीढ़ी का वर्णन वो रघुवंश महाकाव्यम में है। 5 पीढ़ी का नहीं, अपितु अग्निवर्ण राजा तक, मतलब 19 पीढ़ी का। लेकिन मुख्यतः से हम ये 5 पीढ़ी को जानते हैं। तो ये 5 पीढ़ी का वर्णन पूरा उसमें है। तो उसमें दिलीप राजा को जब पुत्र प्राप्ति नहीं थी, पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वशिष्ठ जी के पास जाकर उसकी चिकित्सा के बारे में वगैरह पूछा था। बाद में उन्होंने एक नंदिनी नामक गाय की सेवा करने को कहा था। बहुत कथा लंबी है, लेकिन बहुत समझने जैसी है। द्वितीय सर्ग से लेकर उसकी पूरी भूमिका है, और वो शुरू होती है। तो सुदक्षिणा रानी ने और दिलीप राजा ने जंगल में जाकर सेवा की थी। किस तरह से सेवा की जाती है, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर वर्णन किया है कि सिंह गाय को मारने के लिए आया है, और उसकी रक्षा वो करते हैं, और वो प्रसन्न हो जाती है। तो वो स्वयं प्रस्रवण करती है क्षीर का, दूध का, और वो होने से उसको जो गर्भ रहता है, और आगे जाकर उसको उत्तम प्राप्ति पुत्र की होती है। तो एक तेजस्वी महापराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो प्रजा स्थापन का गुण ये गाय के दूध में विशेष है। इसलिए जब-जब गर्भ विज्ञान की बात आती है, या तो फिर ऐसे विषय जब-जब हम लेते हैं, तो इसकी बात हम करते रहते हैं कि गाय का दूध इसमें अनिवार्य रूप से बहुत बड़ी औषधि है। तो ये हमने देखा कि गाय का रस, इसके लिए आप देखेंगे गाय ने कुछ खा लिया है जिसमें ज़्यादा गंध, तीव्र गंध वाले पदार्थ यदि वो खा लेती है, तो तुरंत ही उसके दूध में तुरंत उसकी गंध आ जाती है। जैसे कि सुबह खा लिया है कुछ, या शाम को खा लिया है, या फिर दोपहर में कुछ खाया है, तो शाम के दूध में उस प्रकार की, जैसे लहसुन ही खा लिया है, तो तुरंत गंध आ जाएगी उसके दूध में, क्योंकि उसी का वो पाक प्रक्रिया होकर उसके दूध की प्रक्रिया रस से उपधातु स्तन्य बनकर उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और फिर हम जब पीते हैं, तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा से सीधे वो कंटिन्यू पास होने के बजाय सीधा ही शुक्र में रूपांतरित होता है। इसलिए शुक्र क्षय में, जहाँ शुक्र की कमी हो, वीर्य की कमी हो, वहाँ पर दुग्ध का प्रयोग औषधि के रूप में, तथा गाय के दूध का उपयोग आहार के रूप में बहुत प्रशस्त माना जाता है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। तो ये एक जो बात थी। अब आयुर्वेद दृष्टि से हम कैसे देखेंगे उसको, तो कोई भी आप औषध लेंगे, तो उसमें मुख्यतः से रस, फिर आता है गुण, फिर आता है कर्म, फिर विपाक, फिर आता है वीर्य, विपाक और प्रभाव। तो आप सिंपल इसको समझे कि रस और गुण, फिर वीर्य, विपाक और प्रभाव। गुण कर्म हम एक में लेंगे, तो वीर्य, विपाक और प्रभाव,
ये इस तरह से औषधि सभी औषधि काम करती है और ये समझने से आसान होता है हमको आयुर्वेद समझना। हम समझेंगे थोड़ा रस के बारे में, तो रस ऐसे षड रस है। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, षड्विधम रसम, ऐसा आयुर्वेद में बताया है कि रस कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। एक तो मधुर है, खट्टा है, लवण मतलब खारा है, कटु मतलब कि तीखा है, कषाय मतलब तूरा है, कषैला है और तिक्त मतलब कड़वा है। तो एक बहुत लोगों को भ्रांति होती है जब बचपन में हम जाते थे जब दवाई लेने के लिए तो उसमें हम मैं गया कुछ वैद्य के पास गुरुजी की कुछ मतलब दवाई बंधवाने के लिए तो पाठशाला में पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे तो उस समय धोती वगैरह पहननी होती थी, धोती पहनते थे तो वो लेकर जाते थे। तो अ, वैद्य ने उसमें लिख कर दिया कि कटु और तिक्त ऐसा कुछ लिख कर दिया उन्होंने। तो मैंने उसको पूछा कि ये कटु मतलब उसने तो हिंदी थी, गुजराती में भी या हिंदी में भी कटु मतलब कड़वा कहा जाता है, कट क है और तीखा मतलब तिक्त कहा जाता है। तो उन्होंने लिखा था कि तिक्त औषधि तिक्त वस्तुएँ न ले, कटु औषधि कटु वस्तुएँ न ले मतलब कटु मतलब उन्होंने लिखा था कि कड़वा। तो मैंने उसको पूछा कि मतलब ये तो आप मतलब ये कटु मतलब तो तीखा नहीं मतलब तीखा होता है, कड़वा नहीं होता है। कटु मतलब तो तीखा और तिक्त मतलब कड़वा, ऐसा ऐसा है तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो संस्कृत में आपके होगा, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। तो अ, वो बोले कि संस्कृत में होगा ऐसा, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, वो वैद्य थे, तैयार नए-नए पढ़ कर आए थे, तो उन्होंने ऐसा समझाया मुझे। तो मैंने उसको यही बात पूछी थी कि वो त्रिकटु चूर्ण संस्कृत वेदांत का है या फिर आयुर्वेद का है? उन्होंने बताया नहीं आयुर्वेद का है। तो मैंने कहा कि ये कट्टू में 3 जो द्रव्य आते हैं वो कौन-सा कड़वा है? जैसे सोंठ, मरी, पीपर है तो कौन-सा कड़वा है? एक भी कड़वा नहीं, तीखा है। तो कटु मतलब तीखा है और तिक्त मतलब कड़वा है। जैसे पंचतिक्त घृत आता है, तो वो घी बनता है 5 कड़वी वस्तु से बनता है, स्किन के रोगों में उपयोगी होता है। तो ये 6 रसों की हमने बात की। गाय के दूध में मधुर रस है और मधुर रस विपाक में अब उसको समझेंगे कि एक तो जो हमको टेस्ट आता है उसको हम रस कहेंगे और वो रस के आधार पर ही वो कौन से दोष पर काम करेगा, कौन से दोष को बढ़ाएगा, किस तत्व को बढ़ाएगा, वो पता चलता है। क्योंकि रस का कंपाउंड भी पंच महाभूतों से है, जैसे मैंने कल बताया था कि पंच महाभूत का पूरा विस्तार है। जितने-जितने पंच महाभूतों को विस्तार से समझ जाएँगे, सूक्ष्म से समझ जाएँगे, तब जो-जो पदार्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा औषधियों के उपयोग में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँगे। औषधि उसको हम औषधि के रूप में उपयोग कर पाएँगे, आहार के रूप में उपयोग कर पाएँगे और सही वस्तु का सही रोगों के लिए उपयोग कर पाएँगे। इसके लिए ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आजकल हम ये हमने बचपन से पढ़ना छोड़ दिया है, पहले बचपन से ही ये पढ़ाया जाता था, इसलिए कोई भी औषध को, कोई भी आहार द्रव्य को पहचानने का एकदम आसान था और वो अभ्यास से वो आता जा रहा था। आज वो रीति गई है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सब इसको आयुर्वेद को इस प्रकार से सीखें, गव्य को इस प्रकार के सीखें, ताकि उसको पता चलता जाए। अब आप देखेंगे तो मधुर रस है, कोई भी मीठा पदार्थ होगा उसमें पृथ्वी और वो जल से बना होगा, उसमें ये 2 महाभूत की मात्राएँ होगी, इसके लिए मधुर रस वाली चीज़ें कफ को बढ़ाएँगी, साथ में पित्त को शमन करेगी। तो ये एक मतलब उसमें पृथ्वी और जल का प्राधान्य होगा या 2 महाभूतों उससे ये बनता है। अब जैसे अम्ल रस, खट्टा रस देखेंगे, मधुर का हमने देखा, मधुर में पृथ्वी और जल, ये दोनों मिलकर मधुर बनता है। इसी तरह से पृथ्वी और तेज, ये दोनों मिलकर खट्टा रस बनता है। खट्टे रस में ये दोनों वस्तुएँ होगी, पृथ्वी होगी मतलब उसमें भार होगा और उसमें फिर अग्नि। तो ये कोई भी पित्त वगैरह वर्धन करेगी, अग्नि की तरह डकारे आएगी या तो जलन होगी, इस तरह से जब हम चटनी खा लेते हैं तो जलन होती है, अम्ल पित्त होता है, एसिडिटी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि एक प्रकार की अग्नि उसमें है।
अब अग्नि किस फ़ॉर्म में है, किस तरह से वो बढ़ती है, किस तरह से नियम है, वो बहुत उसमें सूक्ष्मता है और वो समझना बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ हम जब गुरुजी थे तब डॉक्टरों की ही स्पेशल शिविर करते थे, तो गुरुजी एक परिष्कार बताते थे जो हमको आ जाता है। तो ये केवल एक रस का परिष्कार है, गुरुजी बताते थे, कोई भी बता दे करके डॉक्टर यदि इस तरह का वो कठिन है बोलना, तो वो 5 मिनट तो उसको धड़-धड़ संस्कृत में बोलेंगे तो होगी। तो वो जो चैलेंज करते हैं कि भई गुरुकुल शिक्षा कैसी थी या तो कोई भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी का व्यक्ति वो बोल दे तो गुरुजी बता देते हम गुरुकुल बंद कर देंगे उसको। तो वो तो किसकी बात थी कि जो गाँव में ले रहते हुए लोगों को जो परेशान करते हैं, गाँव के लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं। आज इसलिए आयुर्वेद टिका है। आयुर्वेद कोई यूनिवर्सिटी से टिका नहीं है, वो तो बहुत कम टिकाया है। लेकिन गाँवों में जो लोग चिकित्सा करते हैं, अपने बल पर प्रयोग करते हैं, अपना खुद कमाई करते हैं और समाज की एक अद्भुत सेवा करते हैं, तो ऐसे लोगों ने बहुत प्रयोग टिकाए हैं। आज हमारे ग्रंथों में भी हम देखते हैं, तो बहुत सारे उसके ऋणी हैं गुरुकुल और हमारे गुरुजी भी बताते थे कि ये गाँव वाले लोगों ने बहुत उपकार किया है क्योंकि पूरे की नहीं तो इतनी सारी ये देश में बस्ती है और आप देखेंगे गाँव-गाँव पर एक डॉक्टर कैसे पहुँच पाता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ तो प्रायः गाँव को जाने को ही मना करता है। तो वो तो जाने को तैयार ही नहीं है। तो आज जो भी कुछ भारतवर्ष का सौभाग्य है या तो फिर कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, पशु के विषय में या तो प्रयोग देखने को मिलते हैं, वो प्रायः ऐसे ग्राम वैद्यों ने बहुत अच्छे टिकाए हैं। तो ये आयुर्वेद का उस मतलब उन्होंने जो सेवा की है, तो उनको हैरान-परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी रीत से जो चिकित्सा करते हैं, उसको अच्छी तरह से शास्त्र के साथ जोड़ना, ये हमारा कर्तव्य है कि जो उसमें अतिशयोक्ति होगी, कुछ उसमें भूल होगी, कुछ मान्यता अलग प्रकार की, तो उसको एक स्ट्रीम में लाकर उसका विकास करना आज बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको वहाँ स्थिर करना है, उसको परेशान नहीं करना है। तो कभी-कभी ये डॉक्टर लोग जाकर उसको हैरान-परेशान करते थे, तो गुरुजी बताते थे, "हमारे पास आ जाओ।" को कुछ भी प्रश्न है हम यहाँ पर आपको बताएँगे, क्या आयुर्वेद होता है क्या और एक आना संस्कृत कुछ भी प्रश्न है तो संस्कृत में तैयार है हम संस्कृत में ही आप बात करिएगा तो पता चलेगा कि आपने भी किसी कॉपी करके इंग्लिश में पढ़कर पढ़ा है या फिर मूल ग्रंथों से किसी गुरु के पास सेवा करके पढ़ा है, ये दोनों का फ़र्क है। कोई कोट पैंट पहनने से कोई डॉक्टर मास्टर नहीं हो जाता है, वो तो कोई भी पहन सकता है, उससे कोई डेवलप नहीं हो जाता है। लेकिन कोई यदि व्यक्ति सूक्ष्मता से, परंपरा से, गुरु परंपरा से अध्ययन करता है, निश्चित वो सारे तत्वों को जान पाता है। इसके लिए राजवेद जीवकाचार्य जी भी हो या खुद सुश्रुत भी हो, उसको पढ़ना तो गुरु के पास ही पड़ता है। तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन हम आज जो उपलब्ध साधन है, गुरुकुल थोड़ा बहुत भी टिका है व्यवस्था के रूप में, उसको आधार मानकर हम ये बताते जाते हैं। तो मोटा-मोटा रस कोई भी प्रकार का रस है तो उसको जान सकते हैं। आप यहाँ पर रखिए 6 रस आप याद कर लीजिए मधुर, खट्टा, अम्ल, लवण मतलब खारा जैसा नमक में है, कटु मतलब तीखा वो सबको पता है आपको, मिर्च कैसी लगती है तीखी, कषाय मतलब कसेला जैसे हरड़ खाते हैं तो कैसी लगती है, इस तरह का और फिर अंत में जाकर कड़वा जो नीम होता है इस तरह का। तो इस तरह के 6 रस है। 6 रसों का कंपाउंड उसके महाभूतों के बराबर अलग-अलग, अलग-अलग प्रकार का हो जाएगा और उस प्रकार के वो दोषों को बढ़ाएगा या घटाएगा या मिटाएगा, उस प्रकार के उसकी चिकित्सा में उपयोग होगा। साधारणता से हम देखेंगे कि शरीर की ऐसी रचना है कुदरत की अद्भुत, खास करके मनुष्य शरीर की। उसमें हर एक समय पर कफ पित्त और वात बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं। वो यदि ज्ञान हो गया तो मैं हमने ये स्तर पर आ गए हम गुरुजी से सुनते-सुनते या उन्होंने जो पाठ पढ़ाए कि पूरा बैलेंस हम अपने शरीर को कर सकते हैं, दूसरे शरीर पे को भी कर सकते हैं कोई सामान्य औषधियों से। तो ये हमको यदि पता चल गया कि क्या बैलेंस किस तरह से करना है, तो प्रायः कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और कम से कम उसमें हमको रोग होंगे। तो ये हमको समझ लेना है कि किस रस का कब उपयोग करना है। मैं साधारण उदाहरण देता हूँ, एक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आयुर्वेद में सुबह में कफ वृद्धि बताई, मध्याह्न में पित्त वृद्धि बताई, सायंकाल में वात वृद्धि बताई। वो काल के हिसाब से वो दोष बढ़ते हैं। बचपन में कफ वृद्धि, युवा अवस्था में पित्त वृद्धि और वृद्धावस्था में वार्धक्य में बूढ़े हो जाते हैं, तो वात वृद्धि बताई। तो इसलिए बालकों को क कफ का स्थान ये ब ज सब लोगों को कफ का स्थान ये,
पित्त का स्थान यहाँ से यहाँ तक और वात का स्थान नीचे का। इसके लिए आप देखेंगे बालकों को यहाँ से यहाँ के रोग होंगे, यहाँ से यहाँ युवाओं के रोग होंगे और वृद्धावस्था में जैसे कमर के नीचे के भाग के रोग होंगे, उसमें सारे आर्थराइटिस रूमेटिज्म इत्यादि सारे रोग जो खास करके पेन जिसमें होता है, वो रोग वृद्धावस्था में होते हैं। तो आयुर्वेद का ये सूत्र बहुत याद रखने जैसा है, "न वातेन विना शूलम्" मतलब वायु के बिना, वायु की विकृति के बिना कोई भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। दर्द होता है अर्थात वायु की विकृति है वहाँ पर, ये आयुर्वेद ने बताया। दूसरा सूत्र ये बताया, "न पित्तेन विना दाहः" जहाँ पर दाह है, जलन है, वहाँ पर आप मानना पित्त की विकृति है, तो पित्त का शमन करने का पूरा प्रयत्न करना, उसका उपाय करना। और "न कफेन विना कंडू" कंडू मतलब होता है खुजली। खुजली कहीं पर भी है, तो ये मानना है कि कफ की विकृति है, तो ये कफ की विकृति के लिए कुछ ना कुछ उसको औषध देना है या तो फिर कुछ ना कुछ आहार में परिवर्तन करना है। तो ये अच्छी बात है, मतलब ये बहुत ही शास्त्रीय बात है कि ऐसे रोगों को देखा जाए, एक पद्धति है, रोगों को किस तरह से उसको देखें। तो ये अ, बहुत आवश्यक है कि आप इसको तो रस तो आपने जान लिया कि ये 6 रस है। हम उपयोग करते हैं, चरक मुनि ने भी बताया है सूत्र स्थान में, सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्यकराणाम। मतलब सर्वरसाभ्यास यदि आप करेंगे तो बल को करने वाला होता है और शरीर की इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाने वाला होता है। इसलिए आयुर्वेद में एक-एक ऋतु में एक-एक रस का सेवन करना है और उससे विपरीत रस को छोड़ना है। जैसे कि अभी नीम के रस का सेवन करने को बताएँ, नीम अभी खाना है चैत्र में, कड़वे रस का सेवन करना है और लवण रस को छोड़ना है। लवण रस का एक वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा कि नमक अभी क्यों नहीं खाना है, वो आयुर्वेद ने सबसे पहली बार बताया। बाकी की पथी की चिकित्सा को भी अभी ये बताते हैं कि अभी लवण छोड़ दो, नमक अभी नहीं खाना चाहिए गर्मी में। लेकिन आयुर्वेद ने सबसे पहली बार ये बताया कि लवण क्यों नहीं खाना चाहिए, वो वीडियो है, मेहुल भाई आचार्य यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वीडियो। उसमें शास्त्रीय पद्धति से बताया है कि लवण अभी क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये रस की बात मैंने बताई, तो उसमें हर एक रस आप जब देखेंगे, जब जीभ पर लिखेंगे जिह्वा, रसनाग्राह्यो गुणो रसः, ऐसा आयुर्वेद में रस की परिभाषा दी गई है कि जो रसना से ग्रहण होता है, उसको हम रस कहते हैं। कोई-कोई चिकित्सकों को उपयोग होगा कि कोई-कोई रोगों में रस लेने की शक्ति कम हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो तो भी ऐसा होता है। कोई प्रकार की सर में यदि चोट आए, उसकी चिकित्सा यदि ठीक से न हो तो भी ऐसा हो सकता है। रसेनेंद्रिय घात जिसको कहते हैं। कोरोना के लक्षण में भी बीच में ऐसा आया था कि वो व्यक्तियों में जिसमें है, उसमें रसन इंद्रिय की रस ग्रहण करने की क्षमता नहीं है या सूंघने की क्षमता नहीं है, तो आयुर्वेद के हिसाब से जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, उसमें ये इंद्रिय अच्छी तरह से काम नहीं करती है और उसको हमेशा के लिए इंद्रियों को ये कारित्व करना है, इसलिए ऋतुचर्या का, दिनचर्या का पालन करना है। तो ये एक हमने देखा कि रस 6 प्रकार के हैं, मधुरम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः रसः ऐसा आयुर्वेद में बताया है। अब गाय के दूध में मधुर रस बताया है या हम भी मधुर स्वाभाविक है, उसमें आप कोई शक्कर वगैरह डाले या न डाले तो भी वो मधुर ही है। गाय का दूध स्वाभाविकता से मधुर है, स्वाभाविक उसमें मधुर रस है, इसलिए वो पित्त का शमन करेगा मधुर रस होने से। मधुर रस के जितने भी द्रव्य है, इस तरह का उसका स्वभाव होगा, तो एक तो रस है। फिर हम देखते हैं कि वीर्य है। तो रस के बाद हम देखते हैं गुण। तो कितने गुण हैं? तो ऐसे मोटे-मोटे सभी प्रकार के गुणों में 20 या 24 से साधारणता से हम वैशेषिक दर्शन का जो आयुर्वेद ने चरक में स्वीकार किया है वही कहे तो 24 गुण हैं। उसमें बहुत सारे गुणों की चर्चा रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म-अधर्म, संस्काराश्चतुर्विंशति गुणाः, ये सूत्र में 24 प्रकार के गुण बताए हैं। उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श करके सारे गुणों को बताया है। तो ये गुण औषधि में या तुम्हें कैसे पाया जाता है, उसके हिसाब से भी वो निश्चित होता है कि वो क्या काम करेगा। मोटे-मोटे हम देखते हैं तो उसका रूप कैसा होगा, उसके आधार पर भी जैसे ल्यूकोडर्मा हो गया किसी को, श्वेत कुष्ठ जिसको कहते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं, वो किसी को कुष्ठ हो गया तो सफेद वस्तुएँ छोड़नी है जिसका रंग सफेद है। अब उसका रूप देखा जाएगा, कोई भी वस्तु का। तो उसका रंग जो भी जिसका रूप सफेद होगा वो वस्तु छोड़ देनी है।
तो इसके लिए जिसको भी श्वेत कुष्ठ हो, ल्यूकेडर्मा हो, उसको श्वेत वस्तु का निषेध किया गया कि उसको सफ़ेद वस्तुएँ नहीं खानी हैं। तो इसमें सारा आ गया, सफ़ेद रंग के चावल भी आ गए, दूध भी, सभी छोड़ना है उसको, या दही भी आ गया, या सफ़ेद रंग जिसका भी होता है स्वाभाविकता से, वो आ गए, वो हो गया। तो सफ़ेद रंग की वस्तु उसमें छोड़ने को बताई, क्योंकि रंग के ऊपर भी बहुत सारा प्रभाव होता है, उसके गुण का प्रभाव होता है। रंग करके, रंग की भी एक चिकित्सा है, तो वर्ण मतलब एक बहुत है, तो बहुत उपयोगी या तो बहुत आवश्यक बात है। तो ये जैसे हमने रस देखा, इस तरह के ऐसे गुण हैं। अब ये गुण की बात हम मोटी-मोटी हमने की कि इस तरह से गुण का भी प्रभाव होता है। अब दूसरे हम देखते हैं, गंध भी एक गुण है। जैसे दुग्ध कब सेवन नहीं करना है, ये बात जब आई, तब जो गंध बदल जाए उसकी, मानो कि उसमें खट्टी जैसी गंध आने लगे, जैसे अम्ल हो गया हो, कोई खट्टा हो गया हो, ऐसी गंध आने लगे, तो वो दुग्ध को नहीं लेना है। अच्छा, जब जलने लगता है, आपको पता है कि जलने, तब वो दुग्ध भारी हो जाता है। हम वाराणसी में थे, बचपन में दुग्ध पीने के लिए जाते थे बाहर, वो लोग हिलाते हैं बराबर-बराबर, और वो जलता रहता है। आपने यूपी में देखा होगा शायद ये, तो वो दूध भारी हो जाता है। तो वो थोड़ा पीना है, या फिर उस अवस्था में पीना है, भोजन कम करके वो दूध भी पीना है, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में पाचन शक्ति चाहिए, तो पचाने के लिए ये बल चाहिए, तो ही वो पी सकते हैं। तो ये रूप, रस, गंध, स्पर्श बदल गए हो जिसके, वो दुग्ध को नहीं पीना है। जैसे हम बताते हैं कि कभी रूप बदल जाता है, कभी रस बदल जाता है, कभी गंध बदल जाती है, कभी स्पर्श बदल जाता है, कभी जमा हुआ लगता है, ऐसा थोड़ा जम गया है, तो ऐसे दुग्ध को निषेध किया है, ये विकृत दूध है। खास करके कब पीना है उसको, तो दोने के प्रथम प्रहर में ही यदि उसको पिया जाए, तो वो उत्तम बताया है, वो उत्तमोत्तम है। मध्यम काल 8 घंटे का है, मतलब जैसे लेकर उसकी घटिका में उसका विवरण किया गया है। तो हम मोटा-मोटा ऐसा देख सकते हैं कि 8 घंटे तक उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो निम्न स्तर का कम गुण वाला हो जाता है। तब उसको क्या करना है कि फ़ॉर्म बदल देना है। जैसे दूध का फ़ॉर्म बदलने से वो नई यात्रा पर निकल जाता है, पाक प्रक्रिया हो जाती है, सारे गुण बदल जाते हैं। इसके लिए उसका दही बना देना है। भारतवर्ष में ही पहले, सबसे पहले ये बात आई कि फ़ॉर्म बदल देना है। फ़ॉर्म बदल कर उसको फिर हम उसके उपयोग के लिए हम अवधि बढ़ा सकते हैं, उसका समय बढ़ा सकते हैं। जैसे दही का हो गया, तो उसका समय बढ़ गया। फिर दही से फिर मक्खन किया, छाछ की, तो थोड़ा समय और बढ़ गया। घी किया तो और लाइफ़ उसकी बड़ी हो गई, बहुत हो गई। तो ये अलग-अलग अवस्थाओं में उसकी लाइफ़ बढ़ती जाती है, और उसकी पाक प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। परमाणु का संश्लेषण विश्लेषण होता है। अब परमाणु का संश्लेषण विश्लेषण कैसे होता है, वो आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद की कोई भी पढ़ाई में, ज्ञात जहाँ पर हमको है, जो-जो यूनिवर्सिटी है, ये पाक प्रक्रिया नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत आवश्यक है आयुर्वेद के लिए। गुरुकुल जब पहले थे, राजवेद जीवकाचार्य आत्रेय मुनि के पास जब पढ़ते थे, तो ये पहले पाक प्रक्रिया उसको पढ़ाई जाती थी। इसके लिए वैशेषिक और न्याय दर्शन का अभ्यास बहुत ही आवश्यक होता है। तो एक साइंटिस्ट की तरह उसका ब्रेन हो जाता है, ताकि वो हर एक पदार्थ के परमाणु को पकड़ पाए और उस हिसाब से वो सोच पाए। केवल वो प्रिस्क्रिप्शन लिख दे और ये दवाई, ये गोली, तो ये मात्र केमिस्ट का काम है। वो आयुर्वेद के वैद्य का काम ऐसे गुण दृष्टि को रखकर, इस तरह का विचार करके, इस तरह का ऑब्जर्व करके उसको सोच कर वो बताए, तो बहुत आयुर्वेद पर कार्य हो सकता है। तो ये हम देखेंगे कि ये कभी परमाणु संश्लेषण विश्लेषण की प्रक्रिया हम कभी समझेंगे, उसके लिए कुछ अलग क्लास रखेंगे, क्योंकि ये गुरुकुल की ज़िम्मेदारी है। जो-जो लोग बैठे हैं, आज भी मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि ऐसी तरह से हम वर्ग करें, तो बहुत लोग को विद्या का लाभ होता है। लेकिन यही है कि आप इसके ऊपर से बाद में आप पढ़ने का भी शुरू करो। कोई भी ग्रंथ लो और अपने रीत से उसका अनुभव करो, अपने रीत से उसको सीखो। जहाँ पर भी कुछ बाधाएँ आए, कुछ समझ ना आए, तो पूछो। लेकिन मेहनत तो हर एक को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये सुन लिया तो सब हो गया। ये तो एक भाग है, और अभी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये ज्ञान, कितना सारा ज्ञान आयुर्वेद का है, और आज हम क्या कचरा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही कुछ, क्या हम लोग क्या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो सारा कचरा लगेगा। उत्तम वस्तु आयुर्वेद की है, जीवन का ये ज्ञान है। तो ये एक बताया मैंने। रस
दूसरा मतलब एक गुण की बात मैंने बताई, रस के बाद ऐसे गुण होते हैं, तो मोटे-मोटे गुण की बात बताई कि ये गुण भी बहुत देखना आवश्यक होता है। अब आगे जाकर संयोग वगैरह भी देखना होता है, वो भी एक प्रकार का गुण है। अब मैं उसकी भी थोड़ी बात कर देता हूँ। संयोग मतलब ये किसके साथ लिया जाए, एक गुण संयोग है। तो वो एक ब होता है कि वो स्वयं का एक गुण होता है। और एक गुण ऐसा होता है संयोग, संयोग नामक एक गुण है, ताकि वो किसके साथ लिया जाए उसके ऊपर भी उसके गुण का आधार रहता है। यदि कोई सामान्य वस्तु के साथ लिया जाए तो वो कोई नुकसान नहीं करता है, कोई इतना हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन विपरीत वस्तु के साथ लिया जाए तो वही वस्तु नुकसान करती है। और अपने ही समान गुण वाले के साथ मित्रता जिसके द्रव्य के साथ है, उसके साथ लिया जाए तो उसके फायदा बहुत करते हैं। तो वो हम मित्रता, शत्रुता जैसे सब जगह पूरे पंच महाभूतों में, पूरे प्राकृतिक तत्वों में है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, उसी तरह से यही बात हमको यहाँ लागू करनी है। इसलिए आयुर्वेद का एक यूनिक कांसेप्ट आजकल आज तक कोई भी पथी उस पर कार्य नहीं कर सकी, ये सोच नहीं पाई, ये विचार नहीं कर पाई और दूसरी पथी के जहाँ पर भी अटक गए लोग, वहाँ पर से आयुर्वेद ने ये कांसेप्ट को हजारों साल पहले रख दिया, उसका नाम है विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार मतलब कि हर एक द्रव्य की एक अपनी विशेषता है, तो वो किसके द्रव्य के साथ उसका मिलान जमेगा, संयोग जमेगा और किसके साथ उसको नहीं लेना है, इसकी पूरी लिस्ट दी गई। इसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया, अवलोकन किया गया और उसके बाद उसको बताया गया कि ये द्रव्य है, ये ए द्रव्य के साथ लेना है और इस द्रव्य के साथ उसको नहीं लेना है। इस द्रव्य के साथ उसकी बनती है, इस द्रव्य के साथ नहीं बनती है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं लेने होते हैं, वो दोनों को परस्पर में जमता नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि सज्जन सब लोग होते हैं, लेकिन सज्जन को भी परस्पर में बनता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सज्जन भी एक-दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, दोनों सज्जन होते हुए भी और दोनों सही होते हुए भी दोनों के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं। उसी तरह से विरुद्ध द्रव्य दोनों उपकारी होते हैं मनुष्य शरीर के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, लेकिन वो दोनों को एक साथ इकट्ठा नहीं करना होता है, नहीं तो बहुत सारे रोग होंगे। तो ये एक संयोग की बात बताई, ये संयोग नामक गुण ऐसा है, वो भी गुण है, वो किस द्रव्य का किस द्रव्य के साथ संयोग करना उचित है और नहीं उचित है। आज बहुत द्रव्यों के हम देखेंगे, उसके विरोध के प्रकार भी देखेंगे, 18 प्रकार के विरोध है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आज दूध की बात है, तो दूध के साथ योग रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है, उसके बाद अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि सारे ग्रंथों को शायद 40 ग्रंथ हमने देखे यहाँ पर। उसमें सबसे सरल जो विधि बताई है, वो योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में है, जिसकी आप यहाँ पर प्रति है, आप देख सकते हैं। क्षीर मित्राणी इधर लिखा है, किसी को भी देख सकते हैं, कोई भी इसमें सोच सकता है, समझ सकता है, योग रत्नाकर ग्रंथ लाकर भी देख सकता है। तो उसमें क्षीर के मित्र क्या-क्या है, तो वो भी बताया है कि दूध को किसके-किसके साथ लिया जाए। जैसे मिश्री है, जैसे नवनीत है, जैसे पीपली है, जैसे मरीची मतलब काली मिर्च है, वो सभी जैसे हम दूध का काढ़ा बनाते हैं, अर्जुन वगैरह है, वो सारे दूध के मित्र है। दूध के गुण को बढ़ाते हैं और एक सबसे अच्छा गुण दूध का मित्र है, वो है घी, घृत। दूध जो गाय का दूध है, उसी गाय के दूध में यदि उसी गाय के घी को मिलाकर लिया जाए, तो वो उत्तम रसायन है। अब उसके 2 उपयोग हैं। एक उपयोग तो ऐसा है कि सुबह यदि वो लिया जाए, तो पूरे शरीर में वो फैलता है और रसायन की क्रिया दिखाता है, शरीर को मतलब अच्छा करता है, उसकी शक्ति प्रदान करता है। रात को वो लिया जाए, तो भी ये काम करता है, लेकिन एक विशेष कार्य वो होता है कि पेट साफ करना उसका काम है। तो जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो और खास करके जो गर्भवती स्त्री हो,
खास करके ये हम जब गर्भावस्था के जब वर्ग लेते हैं तो ये खास बताते हैं कि उसको रेचक औषधि का मना किया है। कोई भी प्रकार की रेचक औषधि, पेट साफ करने वाली औषधि जिसको सगर्भा है मतलब जिसको गर्भ है, वो स्त्री को नहीं देना है। तो भी उसके लिए एक बताया है आसान उपाय, वो है कि अच्छी तरह से वो गाय का दूध लेकर, वो गरम करके उसमें उसी गाय का यदि घी मिले, तो वो उत्तम है। नहीं तो कोई भी गाय का घी लेकर, उसको डालकर, उसको रात में पीने को बोला है, तो वो सुबह पेट साफ करने में बहुत आसानी होगी और वो पेट साफ हो जाएगा। तो ये 2 प्रयोग गाय का। अब दूसरी बात बताइए, गाय का दूध हल्का का भी एक प्रयोग है कि एक गाय का दूध दूसरे गाय को पिलाया जाए मात्रा में, बहुत मात्रा में, और फिर उसके दूध को दोहा जाए, तो ये रसायन गुण वाला दूध हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा दूध का एक कांसेप्ट है, जिसके पास ज़्यादा गाय है या तो फिर ये क्षेत्र में है, वो ये प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा रसायन गुण वाला यदि दूध चाहिए, तो ऐसे प्रयोग भी है। तो प्राचीन ग्रंथों को हम चाल कर मतलब देख कर जो गुरुजी ने बताया है उसको रख कर, संस्कृत भाषा में सारा है वो, तो इसको देखकर हम सारा उसका डॉक्यूमेंटेशन करते जाते हैं और लोगों के सामने एक शास्त्र पहुँचे और उसका प्रचार-प्रसार हो और लोगों की श्रद्धा बढ़े शास्त्रों के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, तो ये कार्य करते हैं। तो इसमें जैसे बताया है, एक सहकार फलम चैव गोस्तनि माक्षिकम घृतम नवनीतम शृंगवेरम पिप्पली मरीचानी च। इसमें बताया है सीतापृतक सिंधुत्तम पटोलम नागराहा, ये सब उसमें द्रव्य बताए हैं। खास करके जो और सारे फल जो है वो विरोध में जाएँगे, केवल एक आँवला और एक पक्की केरी। पक्की केरी को आप याद रखिए, आज ऐसी पक्की केरी नहीं आती है, पक्का आम नहीं आता है जिसका मधुर रस हो। आज प्रायः अम्ल रस वाले ही आते हैं क्योंकि उसको पकने से पहले ही उतार देते हैं और फिर वो कच्चा ही बेच देते थे। जो स्वाभाविक रूप से शाखा से अलग हो गया, पक्व हो गया, शाखा से पड़ गया मतलब पतन उसका हो गया, हमने गिराया नहीं, शाखा ने गिरा दिया। उसकी डाली ने ही उसको अलग कर दिया क्योंकि वो पक गया था। ऐसे आम होते हैं, वो मीठे होते हैं, तो वो दूध के साथ ले सकते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ये ऐसे आम की बात है, साधारण आम की यहाँ बात नहीं की गई है। और दूसरा जो काली मिर्च है, सौंठ है, आगे जाकर घी है, तो सबसे अच्छा हमने बताया घी। ये सारी वस्तुएँ दूध के साथ ले सकते हैं। सब्जी में केवल एक ही बताई है, वो पटोलम है। मतलब जब हम परवल लेते हैं, जो छोटा-छोटा आता है, वो परवल है, वो हम दूध उसकी सब्जी है और दूध है तो ले सकते हैं, बाकी कोई भी सब्जी के साथ दूध नहीं ले सकते या तो फिर थोड़ा समय छोड़कर उसको लेना है। उसमें बताया है क्षीरेण सह शस्यन्ते वर्गेषु मधुरादिषु। उसमें ये सब जो होता है, खास करके खड़ी शक्कर है, मिश्री है, वो क्षीर के साथ उत्तम मानी जाती है। तो ये एक बताया है। तो ये एक शाक वर्ग में बताया और ये सारी बातें जो है वो आँवला एक जो मतलब अम्ल के वर्ग में है, तो आँवला ही हम ले सकते हैं, बाकी कोई भी खट्टी चीज़ दूध के साथ नहीं ले सकते हैं। तो आँवला और दूध का विरोध नहीं है, वो दोनों साथ में उल्टा बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों। तो आँवला का चूर्ण दूध के साथ लें या तो फिर ऋतु अनुसार किसी भी अनुपान में आप ले सकते हैं। तो ये दूध के मित्र बताए, शत्रु शायद सबसे ज़्यादा दूध के ही है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है, तो वो किसी का शत्रु नहीं होता है, लेकिन उसके बहुत शत्रु हो जाते हैं। वो अजात शत्रु होता है, लेकिन उसके बहुत शत्रु होते हैं, उसका कारण है कि उसके कारण बहुत लोगों की ऐसी झूठी दुकानें, बहुत कुछ ऐसा झूठा बंद हो जाता है। इसके लिए वो लोग शत्रु हो जाते हैं। ये आदिकाल से यहाँ तक वही परंपरा चली आती है कि जो सात्विक है, वो किसी का शत्रु नहीं होगा, लेकिन उसके शत्रु बहुत खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो सच्ची बात कहेगा, सच्ची राह दिखाएगा और ये असर अच्छी होगी तो तामस लोग जो स्वाभाविक तामसी लोग हैं, वो उसके सामने खड़े हो जाएँगे। दूध के सामने बहुत बड़ी फौज खड़ी है एक, वो सारे विरोध में जाते हैं। जैसे हर एक फल दूध के साथ विरोधी है, उसको साथ में नहीं लेना चाहिए। फल अपनी जगह पर बहुत गुणवान है, बहुत गुणवत है, लेकिन दूध के साथ उसका पटता नहीं है। तो आज फ्रूट शेक बनाते हैं और आज हम बहुत सारा ऐसा बनाते हैं मतलब जो फ्रूट के साथ दुग्ध का उपयोग मिल्क शेक बनाते हैं, तो वो आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। उससे सारे स्किन के रोग हो सकते हैं, उसके चमड़ी के रोग होते हैं, कुष्ठ भी हो सकता है उससे, मेटाबॉलिज़्म में बहुत तकलीफ हो सकती है, तो ऐसे न लें।
तो ये एक बताया कि दूध के साथ सारे फल एक तो विरोध में हैं, सेंधा नमक को छोड़कर और सारे नमक इसके विरोध में जाएँगे, ख़ास करके कच्चा तो सेंधा नमक भी उसके साथ न लें, लेकिन परवल जैसी सब्ज़ी में डाला हो और पकाया हुआ हो, ऐसा नमक चल सकता है। ये यहाँ बताया क्षीरस्य मित्राणि, तो क्षीर के मित्र ये सारे मतलब फल तो मित्र तो बता दिए थे पहले सारे ये है। क्षीरस्य जो शत्रु है मतलब जो अलग है, क्षीर से सामने है, वो सारे फल मतलब कोई भी प्रकार का फल, खट्टी चीज़ें सारी, इमली जैसी खट्टी चीज़ें वो सामने जाएगी। मूली, मूली दूध के साथ रहने से रेडिश जिसको कहते हैं, वो मूली दूध के साथ लेने से चमड़ी के रोग और तात्कालिक उसका रिएक्शन आना बहुत संभवित होता है। इसके लिए भूल से भी मूली जिसमें भोजन में हम खाते हैं, तो उसके ऊपर दूध न पिएँ। तो मूली जैसे तीखे पदार्थ जब कोई भी प्रकार का कंद हो, वो कंद के साथ जैसे पलांडू है, जैसे कि यूनियन गार्लिक है, अनियन गार्लिक है, मूली है, ऐसे जो पदार्थ है, ऐसे खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए या 2-3 घंटे बाद पीना चाहिए, नहीं तो स्किन के रोगों की और बहुत सारे रोग होने की उसमें संभावना है। तो ये यहाँ पर बताया है कि क्षीर के साथ क्या-क्या न लिया जाए। तो खास करके ये सारे फल बताए, सारे मछली वगैरह बताए लेकिन वो तो अभी हमारा विषय नहीं है। तो वो लेकिन मछली जो बंगाल के साइड लोग खाते हैं, तो वो उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है, वो भी दूध के साथ विरुद्ध होगी, तो ये न खाएँ। लेकिन हमारे तो यहाँ कोई प्रदेशों में खाता नहीं है और मछली जो खाता है वो दूध नहीं पीता है, तो ये बात अभी हम रहने देते हैं कि भई ये उसकी अभी ये प्रदेशों में आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात मछली की आ गई तो ये बताया कि ये ऋषियों ने इतने दिव्य ज्ञान से किया था, क्या-क्या कि अच्छा कुछ मांस भी बताए हैं, क्योंकि चिकित्सा जब करनी है तब कोई एक ग्रुप को सामने नहीं रखना है, पंचमहाभूतात्मक जगत है, सारे मांस हो, कुछ भी हो, उसमें गुण तो होते ही है, दुर्गुण भी होते हैं, उसको उस दृष्टि से देखकर फिर उसका निषेध कब किया जाए, किस वस्ती को, किस मतलब कौन-कौन लोग रहते हैं, अनार्य भी प्रजा बहुत थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी भी चिकित्सा करने का कभी अवसर आए, तो ये वैद्य को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए एक बहुत व्यापक दृष्टि में इसको देखा गया है। लोग कहते हैं कि मांस का वर्णन आयुर्वेद में है कि नहीं? बहुत सारे प्रश्न यहाँ आए थे, उसमें से सबसे प्रश्न ये महत्ता है, आयुर्वेद में मांस का वर्णन है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मांस खाने को तरफदारी कर रहे हैं या कहते हैं, क्योंकि ऐसे तो ज़हर का भी वर्णन है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप ज़हर खाओ या हम ज़हर खाएँ, ऐसा नहीं है। ज़हर अपनी जगह पर विद्यमान है जगत में, तो उसके गुण कहने पड़ेंगे और उसको खाए तो क्या होगा वो भी कहना पड़ेगा, तब तो ज़हर से लोग दूर रहेंगे। तो मांस के भी गुण बताए हैं कि ये मांस खाने से ऐसा-ऐसा होता है और इससे दूर रहो। लेकिन आयुर्वेद के ऋषि परम सत्व को उपलब्ध है, परम ज्ञान को उपलब्ध है, इसलिए वो ऐसी बात नहीं कहेंगे मांस खाने की। लेकिन जहाँ पर उसके गुण-अवगुण की चर्चा होगी, विशेष परिस्थिति होगी, उसमें वो दिव्य दृष्टि से देखकर कुछ बातें बताएँगे, जो वो जो रीत से बताते हैं, उसी रीत से समझनी आवश्यक होती है। इसीलिए परंपरा आवश्यक होती है। कोई बात कोई बताता है तो ही पता चलती है, केवल पुस्तक से नहीं होती है वो बात। इसके लिए ज्ञान तब ऊँची ऊँची पोस्ट पर बहुत ऊँची फलक पर गया था जब पुस्तक ही नहीं थे। पुस्तक आते तो वो नीचे की ओर चल बसा है ज्ञान, नीचे की ओर आता जाता है, अभी तो बिल्कुल पाताल में खड़ा है ज्ञान का स्तर। तो ये एक बहुत महत्व की बात आप ध्यान रखें कि दूध के साथ इतने सारे विरोध में हैं। अम्ल पदार्थ, खट्टे पदार्थ कोई न खाए, कोई भी प्रकार के फल न खाए, आंवला और आम को छोड़कर, खास करके आम भी उस तरह की हो तो भी छोड़ देना उत्तम है। आंवला खा सकते हैं, बाकी सारे फल न खाए। दूध के साथ अ अ, दही का भी सेवन मना किया गया है। पंचगव्य में हम लेते हैं तो वो एक योग है पूरा, तब वो योग पूरा हो तभी उसको लेना है। एक-एक, एक-एक चीज़ को उसके साथ नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें दूध के साथ मना की गई है। उसमें ख़ास करके अभी कुछ बाकी तो नहीं रहा है, लेकिन ये बस इतना क्षीर के साथ क्या-क्या नहीं ले, तो ये यहाँ पर बताया है कि इतने आप नहीं ले तो विरुद्ध आहार नहीं होता है। दूसरा एक बताया है बहुत सारे प्रश्न इसमें आते हैं और हम उसको जवाब देंगे। उत्तम बताया है कि दूध के साथ उसी के क्षीर का उपयोग मक्खन खा सकते हैं। जैसे पंचगव्य की ही हम बात करें तो दूध के साथ सेवनीय वस्तुओं में जैसे घी है, ऐसे मक्खन भी खा सकते हैं। उसमें अम्लता नहीं होती है, खट्टापन नहीं होता है, इसके लिए वो खा सकते हैं। तो ये जो बताया
वो दूध को हमने केंद्र में रखकर उसके विरोधी बताए हैं। सभी विरोध की हमने यहाँ पर बात नहीं की है। वो आप याद रखें, बहुत प्रकार के विरोध हैं और वो सभी द्रव्यों मुख्य-मुख्य द्रव्यों को लेकर बताना पड़ेगा, तो वो अभी हमने नहीं किया है। अभी दूध को ही केंद्र में रखकर हमने ये बात कही है, तो आप थोड़ा समझिएगा। तो ये विरोध का कांसेप्ट आयुर्वेद में सालों पहले का सबसे पहले और सबसे अंतिम आयुर्वेद ने ही विरोध की बात की है। विरुद्धम चापि अन्नम, ये कहकर विरुद्ध अन्न की बात, विरुद्ध द्रव्यों की बात आयुर्वेद में कही गई है। तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो आप उसी हिसाब से उसको विरुद्ध को देखेंगे। यदि विरुद्ध को आप जान लेंगे और विरुद्ध को ये लोग छोड़ देंगे जो भी समाज है, तो 50% लोगों से तो ऐसे ही बच जाएँगे। मैं एक अंतिम उदाहरण देकर कहता हूँ, कुछ कांसेप्ट ऐसे हैं नेचुरोपैथी के और सारीपथियों के, कि आयुर्वेद के एक कांसेप्ट को वो समझ नहीं पाते हैं, या तो फिर अभी देर से ही वो समझने लगे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। गुरुजी के पास एक साइंटिस्ट आता था, क्योंकि सभी आयुर्वेद की बातें मॉडर्न साइंस से प्रूव नहीं हो सकती है। आयुर्वेद का अपना एक खुद का सेपरेट विज्ञान है। उसको और कोई विज्ञान की साइन की ज़रूरत नहीं है कि वो विज्ञान माने तभी हम कहेंगे, वो विज्ञान मना करता है तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो विज्ञान बहुत बाद में आया है और बहुत बार फिर बदला है। इसलिए आयुर्वेद का सेपरेट अपना एक दर्शन नाम का, न्याय दर्शन नाम का, वैशेषिक दर्शन नाम का विज्ञान है, वो विज्ञान से भी बहुत कुछ आगे है। उसकी दृष्टि से ही आयुर्वेद के द्रव्य गुणों को, उसके वीर्य विपाक और प्रभाव को देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। आयुर्वेद गुरुजी के पास एक साइंटिस्ट आया, उसको साइंस तब गुरुजी ने बताया कि आप क्या करते हो? मतलब पूरे पैरे गुरुजी उसके दिनचर्या, ऋतुचर्या लेते थे, खास करके दिनचर्या कि आप लिख कर दो कि आप क्या आहार करते हो, बाद में दवाई। उसने बताया कि मैं बहुत बार मतलब वैद्यों के पास गया, होम्योपैथ के पास गया, एलोपैथी को तो मैं मानता ही हूँ, इसलिए बहुत दवाई की, लेकिन मेरी साइनस जो एलर्जी है, साइनस है, वो मिट नहीं रही है, पूरा मतलब सर्दी ही होती रहती है मुझे। तो गुरुजी ने बताया लिख कर दो, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं सुबह दूध 1 गिलास और साथ में 1 गिलास मौसम्बी का जूस पीता हूँ, शाम को वही पीता हूँ, दोपहर में थोड़ा भोजन करता हूँ, बाकी कुछ नहीं लेता हूँ। तो गुरुजी ने उसके ऊपर टिक करके पूछा, आदमी को भेजा कि ये ऐसा क्यों करते हो आप? तो उन्होंने बताया मैं साइंटिस्ट हूँ और साइंस पढ़ते वक़्त मैंने समझा था कि दूध में विटामिन सी के अलावा सारे विटामिन, और तो मुझे अब लगा कि नहीं, दुग्धपूर्ण आहार है। तो बीच में साइंस में बहुत सारा ऐसा आया था, आप भी बच्चों के किताबें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दूध पूर्ण आहार है, परफेक्ट है, पियो ग्लास फुल दूध, ये उसके ऊपर था। फिर विगन का आया तो छोड़ो दूध ऐसा आया, वापस अभी फिर से आया है कि दूध पियो। तो वो A2, A1 ऐसा करके नई-नई संज्ञाएँ आती जाती है। तो वो नया ज़माना है तो उस तरह से नई संज्ञाएँ आती है। तो उसमें पहले के काल में ऐसा आया। तो उनको बताया कि ऐसा क्यों? तो वो बोले कि दूध में केवल विटामिन सी की कमी है, तो सारे पोषक तत्व तो वहाँ दूध में हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं है। तो फिर मैंने खोजना शुरू किया, विटामिन सी का ही कमी एक किससे पूरी करें? तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ पर है? वो मैं देखने लगा। तो वो वैज्ञानिक ने बताया कि वो मैंने देखा कि वो मौसम्बी के रस में है या मौसम्बी में है विटामिन सी सबसे ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अब दूध ले लेंगे, तो विटामिन सी ही बाकी रहेगा और वो य विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी वो जूस से, तो फिर तो बस सारे विटामिन, सारे पोषक द्रव्य मिल गए। अब ये दोनों साथ में लेकर चालू किया उन्होंने लेना। बस वो पता ही नहीं चला कब हो गया साइनस, कब हो गई एलर्जी, और कोई डॉक्टर ने उसको मना ही नहीं किया कि भई इसमें तो क्या है? गुरुजी ने बताया कि आपको दो ये दोनों को आपको साथ में नहीं लेना है, आप चालू रख सकते हैं दोनों, एक सुबह लो, एक शाम को। ऐसा उसने किया और आश्चर्य, 1-2 दवाई से ही उसका ये मिट गया, तो उसको आश्चर्य लगा। गुरुजी ने कहा दवाई ने कुछ काम नहीं किया, आपने जो लेते थे वो आयुर्वेद की परिभाषा में विरुद्ध था। वो मैं उस दिन समझा था, आप मानते नहीं, लेकिन आज प्रयोग करके आपने मान लिया। तो विरुद्धम अपि आहारम विद्याद् विषगरोपमम्।
वो एक प्रकार का ज़हर है। वो ऐसा बताए विद्याद् विषगरोपमम् मतलब वो एक प्रकार का ज़हर है, तो ये विरुद्ध से बचना चाहिए। ख़ास करके दुग्ध सेवन के वक़्त हमको ध्यान रखना है कि उससे पहले या बाद में कोई खट्टी चीज़ तो नहीं ले रहे, कोई फल तो नहीं ले लिया है, कोई और चीज़ें तो ऐसी नहीं है जो पहले खा ली हो और वो विरुद्ध पड़ती हो। जैसे अनियन, गार्लिक है, ऐसे रेडिश, मूला है, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं खाई है, तो ये इससे बचना है। तो दुग्ध का पूरा हम उपयोग भी कर सकेंगे और दुग्ध के सारे रसायन योग प्रयोग से हम पूरे ले सकते हैं, पूरा फ़ायदा हम दूध का ले सकते हैं और लोगों को भी ये बताकर बहुत सारे रोगों से भी बचा सकते हैं और आरोग्य प्रदान केवल दूध से कर सकते हैं। तो आज हमने ये बात विरुद्ध की देखी, दुग्ध के साथ क्या लिया जाए, क्या न लिया जाए। एक अंतिम बात है, जो बहुत प्रश्न आते हैं, तो उसमें एक गुड़ का प्रश्न आता है। तो गुड़ आजकल दूध के साथ लेते हैं लोग। अब दुग्ध गुड़ के लिए योग रत्नाकर में क्या बताया है वो यदि मैं बताऊँ, तो उसमें बताया है कि गुड़ जैसे आप पढ़ सकते हैं योग रत्नाकर में दुग्ध प्रकरण है, वो योग रत्नाकर किसी के पास ग्रंथ है, तो वो लेकर पढ़ सकता है वहाँ पर। उसमें लिखा है मत्स्य मांस गुड़ मुद्ग, मूलके कुष्ठमावहति सेवितं पयः, शाक जाम्ब वसुरादि सेवितं मारयत्य अबुधम आशु सर्पवत्। मतलब कोई-कोई चीज़ों के साथ दूध को लेना बहुत मतलब ध्यान रखने जैसा है। उसमें बताया है कि जैसे मछली हो गई, कोई भी प्रकार का मांस हो गया और यहाँ योग रत्नाकर ने गुड़ को बताया है। गुड़ के साथ मना किया गया है दूध को सेवन करने का। ये योग रत्नाकर ग्रंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मूंग को मना किया गया है। मूंग जब खाते हैं तो वो दूध के साथ मूंग नहीं खाना है। बाद में मूली के साथ तो मैंने बता दिया, तो ये सारे नहीं खाने हैं। शाक सारे मैंने गए, परवल को छोड़कर सारे शाक दूध के साथ नहीं खाने हैं। आगे जाकर जामुन नहीं खाने हैं, अति विरुद्ध में जामुन जाएगा। जो ब्लैक कलर का जो हम हमारे यहाँ जामुन आते हैं, तो वो जामुन खास करके दूध के साथ सेवन न करें। वो बहुत ही मतलब प्राणहर होते हैं, मतलब वो बहुत सारे डिसीज़ को करते हैं, बहुत रोग कर सकते हैं और बस इतना कहकर वो बताया है कि ये सब विरोध में जाते हैं। गुड़ की मैं बात कर देता हूँ अंत में। गुड़ कोई-कोई रोगों में दुग्ध के साथ गुड़ को ले सकते हैं। जैसे भाव प्रकाश नामक ग्रंथ है, उसमें बताया है कि जब किसी को पेशाब नहीं उतरता है, मूत्रकृच्छ नामक एक रोग होता है, उसमें क्या होता है कि यूरिन साफ नहीं होता है। तो यूरिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आता है और उसका दबाव बना रहता है या तो फिर वो साफ नहीं हो पाता है। उसके लिए हम साधारण रीत से पुनर्नवा आदि का उपयोग करते हैं। बहुत सारे और भी उपयोग करते हैं, उशिरासव वगैरह का, तो सुगंधी वाला का, बहुत सारे औषधि है उसके लिए, उसका उपयोग करते हैं। उसमें खास गुड़ के साथ दूध देने का बताया है। तो औषध प्रयोगों में बहुत जगह पर दूध के साथ गुड़ का प्रयोग बताया है, उसमें आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन आहार के रूप में रोज़ लेने के लिए दुग्ध के साथ गुड़ का प्रयोग विचारणीय है। ये हम नहीं कह रहे कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन विचारणीय है। लेकिन एक बात पर हम आए हैं अभी तक कि विभिन्न ग्रंथों को देखकर कि जिसकी पित्त प्रकृति न हो, वो दुग्ध के साथ गुड़ का सेवन करे और जिसकी पित्त हो उसमें वो न करे तो अच्छा है, ऐसा अभी तक है। योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में प्रमाण मिलता है और सारे ग्रंथों में तो ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं कि गुड़ का, लेकिन अनुभव के आधार पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिश्री, खड़ी शक्कर वो अच्छा है दूध के साथ। गुड़ ऐसे मूत्रकृच्छ वगैरह हो, जिसको मूत्र की बीमारी हो, ऐसी बीमारियों में वो अवश्य ही गुड़ डालकर ही दूध पिए, लेकिन ये चिकित्सा के लिए इसका उपयोग करे। रोज़ पीने के लिए वो ना करे तो अच्छा है। दूसरी बात, एक गुजरात में, उत्तर गुजरात की साइड पर जब चंडू भट्ट जी चिकित्सा करते थे, उस समय के ऐतिहासिक ग्रंथ गुरुजी देखकर बताते थे, तो उसमें खास एक प्रयोग लिखने जैसा है और वो प्रयोग अनुभव सिद्ध है। वो प्रयोग ऐसा है कि किसी को पेट में बहुत ही दर्द हो जाए, अब डायरिया हो जाए तो चक्रदत्त नामक ग्रंथ में एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया है, वो हम कभी बताएँगे कि बच्चों को पानी जैसा डायरिया हो जाता है, तो वो शांत हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रयोग से ठीक किया है। तो ये तो हम बाद में बताएँगे, आप याद कराना, कमेंट में लिखना तो हम अंतिम दिन पर ये बात लेंगे चिकित्सा के विषय में। लेकिन खास करके जो जिसको बहुत पेट में दर्द है, उसको क्या करना है, एकदम गरम दूध करके उसके अंदर गरम-गरम लोहा करना है।
तो गरम लोहा करके एकदम लाल हो जाना चाहिए, रक्त वर्णात्मक हो जाना चाहिए लोहा और वो लोहे को वो दूध में ही डालना है। तो लोहे का मतलब इतना हो मतलब लोहे का बड़ा कुछ भी जिससे हम गाय को बाँधते हैं, इस तरह का मतलब लोहे का पूरा स्तंभ जैसा हो और उसको गरम करके एकदम लाल हो जाएगा। वो लाल जो स्तंभ है उसको दूध में डालना है गरम-गरम, तो छम-छम ऐसे आवाज़ आएगा, आपको आवाज़ आएगी, आपको पता है। तो उसमें फिर गुड़ डालकर फिर वो दूध को गुड़ डालकर वो दूध पिला देना, थोड़ी हल्दी और गुड़ ये दोनों डालने हैं, तो उसकी पेट की पीड़ा तुरंत शांत हो जाती है। तो ये दुग्ध का प्रयोग हमने यहाँ पर बताया। वो औषधीय प्रयोग में गुड़ को दूध के साथ डालकर बताया है। आहार के रूप में उत्तम होगा कि मिश्री और खड़ी शक्कर डालकर दूध का सेवन किया जाए। यह चक्रदत्त यहाँ योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में ये बताया है कि वो गुड़ के बारे में ये बताया है कि वो थोड़ा विरुद्ध होता है। तो ये इसका हम विचारणीय विषय है उसको रखेंगे। सारे ग्रंथ को हमने देखा, योग रत्नाकर में ही केवल मिला है, इसलिए उसके ऊपर पर्याप्त विचार करके और भी हम कुछ आगे कह सकते हैं, तो ये हम आगे देखेंगे। लेकिन चिकित्सा के लिए अवश्य ही आप प्रयोग में दें, तो मूत्रकृच में, मूत्र की बीमारियों में बहुत ही अच्छा उपाय होगा। उसके बाद अभी गव्य में बहुत सारे गव्य बाकी है, खास करके जो संतानिका है, जो एक संतानिका मतलब ऊपर जो दूध के ऊपर जो होती है मलाई, जिसको हम ऊपर से निकाल देते हैं, ऐसा होता है। वो मस मुझे ये भी बात करनी है, जो संतानिका है उसकी बात करनी है। दूध के ऊपर जो छाग होते हैं, वो छाग के क्या गुण हैं? उसकी भी बात करनी है कि छाग का क्या प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है छाग के भी, उसके चिकित्सा में भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप जहाँ जिसके पास गौ गाय उपलब्ध है, वो वहाँ पर अपने जैसे आहार में भी उपयोग कर सकते हैं। तो छाग के गुण भी बताने हैं, संतानिका अर्थात मलाई के गुण भी बताने हैं और आगे जाकर दूध की जो यात्रा शुरू होने वाली है, तो और भी गुण बताने वाले हैं कि फिर दही में क्या होगा, फिर आगे जाकर पीयूष का क्या होगा, जब दूध पहला दोते हैं तो वो कैसे लेना है और उसके औषधीय प्रयोग क्या-क्या है, वो उसकी भी बात करनी है। तो आज समय हो गया है, लेकिन अंत में मैं जो कल के प्रश्न यहाँ पर आए थे, उसको मैं पढ़कर मैं सुनाता हूँ और उसका यथासंभव अभी जवाब देने का मैं प्रयत्न करूँगा। उसमें इसी संभव में एक दूध के लिए प्रश्न था, उसमें दूध एक संपूर्ण आहार है, तो क्या खाने के साथ दूध को पीना चाहिए या 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए? ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें सबसे पहले बताइए जो पिष्ट वाला पदार्थ है, आटे का कोई पदार्थ है, तो वो खाने के बाद तुरंत ही दूध नहीं पीना है, ऐसा आयुर्वेद में बताया है, वो भी हम दिखा सकते हैं ग्रंथों में। तो खाने के बाद रात को सोते वक़्त ही आप लें, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये एक दूध के बारे में आप जानिए कि वो साथ में न लिया जाए क्योंकि बहुत सारी बात भोजनों में ऐसे पदार्थ आएँगे, जो दूध के साथ विरोध में होंगे। तो क्योंकि मैंने बताया दूध के सामने पूरी फ़ौज खड़ी है तो अ, तो इस तरह से तो दूध के साथ बहुत वस्तुओं का, द्रव्यों का विरोध होने से उत्तम बात ये है कि वो भोजन के बाद ही लिया जाए रात को सोते वक़्त या फिर कभी ऐसे समय पर जब भोजन ना हो। तो ये एक है, वो खाने के बाद ही उत्तम है। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय छोड़े बहुत अच्छा है, 2-3 घंटा छोड़ दें। तो कोई भी विरुद्ध भी होता है तो पच जाएगा, तो वो कोई तकलीफ नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न ये आया है कि गुरुजी नमस्कार, जैसे ही आपने वात, पित्त, कफ के विषय में बताया, कृपया गुण चिकित्सा के बारे में भी बताइए। मेरी नाभि खिसक गई है, कृपया कोई उपचार बताइए। नाभि खिसक गई है तो वो सुनने से ठीक नहीं हो जाएगी, उसको नाभि को ठीक करिए पहले, वो ये जवाब में मैं कह रहा हूँ। नाभि का एक अलग विज्ञान है और नाभि को ठीक करने से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक भी हो जाती है, लेकिन कोई अच्छा जानकार हो, वो हम यहाँ बताने से नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल बात है। आप यहाँ शिविर में आकर सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ से वो थियरी से आप नहीं सीख पाएँगे, तो वो प्रायोगिक रूप में आएगा, तो आप कभी शिविर में आइए या नज़दीक में कोई जानता हो, आप कहाँ के हैं वो आपने नहीं लिखा है, लेकिन नज़दीक में कोई है ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति या फिर ऐसे चीज़, तो गाँव में बहुत वैद्य है और आज भी ग्राम चिकित्सकों ने ये परंपरा को जीवित रखा है, इसलिए नाभि का विज्ञान वो अद्भुत है और ऐसी कोई चिकित्सा मतलब आपके नज़दीक के वैद्य से या फिर ऐसे ग्रामीण लोगों में आपको बहुत सारे मिल जाएँगे जो सामान्य होंगे, लेकिन ये चिकित्सा करते होंगे। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि आप वहाँ चिकित्सा करवाइए, वहाँ नहीं होता है
तो ही आप इधर आइए शिविर में और यहाँ हम व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर नाभि चिकित्सा आप खुद भी सीख सकते हैं, वीडियोज़ भी है बहुत सारे यूट्यूब पर, तो बहुत लोगों ने, प्रामाणिक लोगों ने वहाँ रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये खिसक गई है तो उसको सही करनी है। तो ये एक तो मैंने बताया, उपचार बताए। गुण चिकित्सा के बारे में मैं गुणों का विवरण बताऊँगा, वो आपने अच्छा प्रश्न किया। तो ये गुण के बारे में मैं बताने ही वाला हूँ। आगे आयुर्वेद के जब हम वर्ग लेंगे तो उसके उसमें भी मैं बताऊँगा, तो ये गुण के बारे में आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अब दूसरा एक प्रश्न आया है, उन्होंने बताया कौन-सा रोग कौन से पंच तत्व की कमी के कारण हुआ है, वो कैसे पता लगेगा? वो निदान से पता लगेगा, वो दृष्टि से पता लगेगा। तो वो हम जब जान जाएँगे पूरा कि भई इसमें ये रोग में क्या-क्या है और क्या-क्या कमी है और किस दोष की विकृति है, कौन से दोष की प्राकृत है, तो ये पता चल जाएगा। उसमें कोई इतना गहन ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अवश्य परिश्रम करेंगे, तो आज लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी को कहाँ से कहाँ ले गए, तो हम भी आयुर्वेद को उसी तरह से समझकर उसका विकास अवश्य कर सकते हैं। हमारे पास भी बुद्धि है, केवल यहाँ पर हमको समय देना आवश्यक होगा। बुद्धि को उस तरह से सोचना और विचार करना और फिर उसका मंथन, मनोमंथन करके उस तरह से विद्या को ग्रहण करना उचित रहेगा। इसलिए ये अवश्य पता लग जाएगा कि पंच तत्व से क्या, कौन से तत्व की डेफिशिएंसी से क्या रोग हुआ है, और ये आपने जान लिया, तो बस आपने चिकित्सा का एक पड़ाव पार कर दिया। अब दूसरा पड़ाव आपका रहा है, क्योंकि हर एक में बताया है माधव निदान नामक ग्रंथ में कि सर्वेषां एव रोगाणां निदानम परिवर्जनम। सबसे पहले आपको उसके कारण, उसकी डेफिनेशन, वो क्या रोग है, वही जानना है, उसके बाद ही चिकित्सा है। ऐसा नहीं है कि कोई आ गया और कोई भी अर्क दे दिया, तो ये चिकित्सा नहीं होती है। तो चिकित्सा का ये मूल तत्व को हमको सबसे पहले क्रम से जानना पड़ेगा और वो जानेंगे। विषय आज बाकी है, कल फिर हम इसी समय पर आएँगे। अवश्य ही आपके प्रश्न कमेंट में लिखिए, हम उसका यथोचित उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। दूध के अलावा और सारे गव्यों के बारे में लेंगे। कोई सुझाव है तो आप अवश्य देंगे, आप अवश्य दें, जैसे इन्होंने बताया था, इसी तरह के सुझाव दें, तो हमको भी कौन से विषय लेने हैं, वो हमको पता चले। तो इतना कहकर आज की मैं परिसमाप्ति करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।